हाँ जी, क्वेश्चन अकाउंटिंग का सवाल हल करने का अच्छा तरीका वही है कि आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो। इसके 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 2 था और 2010 में ये सवाल आया था 9 नंबर। अब हम बिल्कुल उस स्टाइल में सवाल हल करेंगे जिस तरह से आई कैप के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में हल किया जाता है। 3 पार्ट है, 3 पेजेस का इस्तेमाल करेंगे। चौथे पेज के ऊपर हम वर्किंग करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा तरीका यह है कि पेज ए के नीचे ही वर्किंग कर दे हम, पार्ट ए की अगर जरूरत है तो, पार्ट बी की उसके नीचे वर्क, क्योंकि 3 लेजर बनाने वो 3-4 लाइनें इस्तेमाल होंगी, नीचे सारा पेज हमारे पास खाली पड़ा, उसके नीचे ही वर्किंग कर देंगे। अगर आपको लगता है सोल्यूशन पूरा पेज ले जाएगा तो फिर उससे अगले पेज में वर्किंग कर लो, साथ ही वर्किंग कर लो, ऐसा भी हो सकता है, या सारे पार्ट का सोल्यूशन के चौथे पेज के ऊपर वर्किंग कर लो। ये 2 तरीके होते हैं। तो अब अभी अगर हम करेंगे जी फिक्स्ड एसेट्स का लेजर बनाना है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना है और प्रॉफिट और लॉस का लेजर बनाना है। अब ये हमें पता है कि पूरा पेज सॉल्यूशन नहीं लेगा, तो हमारे जो पेपर होगा उसके यहां पर ऐसे 3 बॉक्स बने होंगे कुछ इस तरह से। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 तो आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे और यहां पर ए पार्ट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उसका नाम लिख देंगे जो बिजनेस है, MJE एंटरप्राइज, MJ एंटरप्राइज, यहां पर लिख देंगे MJ एंटरप्राइज, ठीक है। अब उसने कहा जी फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा पहला पेज है, फिक्स्ड एसेट्स। यहां पर हम लिखेंगे डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट, डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। अपने आप को ना जिद्दी ना बनाओ कि जो चीज आप लिखते हो वही ठीक है, अपने आप को ऐसे बनाओ कि जो चीज ठीक है वो सीखो, ठीक है ना। कल मैंने कुछ बच्चों के सवाल चेक किए तो वो कहते हैं अमाउंट तो हमारी ठीक है, अमाउंट ठीक होना जरूरी नहीं है, अमाउंट के साथ डिस्क्रिप्शन का ठीक होना भी जरूरी है। अगर डिस्क्रिप्शन की जगह यहां पर हम रेंट लिख दें तो पता उसकी एंट्री क्या बनेगी, फिक्स्ड एसेट डेबिट रेंट क्रेडिट, ये क्या एंट्री है भाई। कल एक बच्चे ने एंट्री पास की हुई थी, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर ये चीज की जमानत होती है कि ये आपकी दूसरी वाली एंट्री है, तो कम से कम नाम वो इस्तेमाल करो। या कुछ ऐसे होते हैं, कुछ नाम इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे एडिशन कुछ लोग कर लेते हैं, एक्सचेंज की जगह एक्सचेंज लिख देते हैं, बट इस बात का ख्याल रखा करें कि रीजनेबल नाम, ऐसे अपनी मर्जी का कोई नाम नहीं इस्तेमाल करना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट एंड accumulated depreciation on 1/1/2009 100,000 and 33,000। अगर हम यहां पर लिखेंगे 1/1/2009, हमारे पास ब्रॉड ऑन आ गया 100,000। अगर आप चाहो कि हम साथ साथ इंफॉर्मेशन पहले पुट करते जाते हैं तो अगले ही पेज के ऊपर जहां पर ये ऐसे ही बॉक्स बना होगा क्वेश्चन नंबर 2 और बी पार्ट, और आप यहां पर लिखें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये MJ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, अगर दोबारा लिखोगे तो वो गलत नहीं करेगा। यहां पर भी वही डेट, डिस्क्रिप्शन, क्योंकि उसने लेजर रिक्वायरमेंट में पूछे हैं तो लेजर का पूरा फॉर्मेट, और अगर इनको आप वर्किंग में बनाओगे तो फिर डे, डिस्क्रिप्शन, रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रुपीज लिखा करो, बाकी डायरेक्ट लिख दिया करो। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, और तीसरे पार्ट के ऊपर उसने पूछा हुआ है डिस्पोजल का लेजर या प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट, उसने कहा प्रॉफिट और लॉस बताओ डिस्पोजल का, जो कि डिस्पोजल लेजर को भी कहते हैं, तो डिस्पोजल का अकाउंट बना देते हैं उसको। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो इंफॉर्मेशन हमें रेलिवेंट लगेगी जिस लेजर की, वहां लिख देंगे, और एट द एंड जितना हमसे सवाल हो सकेगा करके आ, यही तरीका। पहले जो इंफॉर्मेशन आपने पढ़नी है कम से कम उसको सही जगह पर पोस्ट करना, फिर सवाल हल करना है, जितना हमसे हो सकेगा कर देंगे, नहीं होगा अगले सवाल पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले
हमने पढ़ा कि एसेट हम किस साल की हैं, किस साल के लिए बना रहे हैं अकाउंट? 2009। दिसंबर 2009। कहता है एसेट्स कॉस्टिंग 20,000 were acquired on 1/1/2008. The remaining fixed assets were acquired when MJE commenced business on 1/1/2005. उसने कहा कि ये जो ऊपर 1,00,000 के एसेट्स आपके पास पड़े हुए हैं, इसमें 20,000 वाला एसेट हमने खरीदा है 1 जुलाई 2008 को, और 1/1/2005 से जब बिजनेस शुरू किया था बाकी के एसेट तभी खरीद लिए थे। ये एक इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बताया हुआ है कि 1,00,000 के एसेट्स आए कैसे आपके पास। MJE provide depreciation on cost of asset at the rate of 10% using straight line method. Depreciation is calculated on monthly basis. ये हम वैसे ही मंथली बेसिस करते हैं। ये भी एक इंफॉर्मेशन है, इसका कोई रोल नहीं है सवाल के। ठीक है, अब कुछ लोग पहले ही स्टेटमेंट में सोचते बैठ जाएं, तो ये अकल का इस्तेमाल करें कि आपको 119 का डाटा दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, उससे पहले जो कुछ खरीदा है वो इसके अंदर एडजस्टेड है, वो ब्रॉड उनके अंदर है, क्योंकि 119 का मतलब क्या है? इस डेट से पहले जो कुछ खरीदा। तो इसमें वो कहता है 20,000 का एसेट खरीदा था 2008 में और बाकी के एसेट खरीदे थे 115 को। ये एक इंफॉर्मेशन दिया है कि हो सकता है कहीं नीचे इस्तेमाल हो जाए। यहां से हमारा सवाल शुरू हो रहा है बेसिकली। 3 एडजस्टमेंट टोटल। पहला लिखो एसेट एक्वायर्ड ऑन 1/1/2005 whose net book value on June 2009 was 2750 were sold for rupees 1,500। सवाल देखें, जो एसेट हमने खरीदा था 115 को, उसको हमने बेच दिया जून 9 के अंदर। कितने का बेचा? 1500 का, और उसकी बुक वैल्यू है 2750। अगर मैं कहूं कि एक होता है सवाल समझना, एक होता है पेपर पास करना। पेपर फेल नहीं हो सकता अगर आप इंसानों की तरह इंफॉर्मेशन पुट करो, चाहे आपको सवाल नहीं भी आता। क्वेश्चन तो आता हो, चलो जवाब नहीं आता। देखिए इसके अंदर क्या बताया हुआ आपको? जो एसेट बेचा उसका कैश बताया हुआ है, जो एसेट बेचा उसकी बुक वैल्यू बताई हुई है। बुक वैल्यू से हम कॉस्ट फाइंड करना जानते होते हैं। एक 100 वाला मेथड है, एक फार्मूला है। ठीक है, कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। इसका गेन लॉस आ रहा है 1500 2750 का डिफरेंस, गेन लॉस ही तो है, क्योंकि 2750 वाला एसेट 1500 में बेच रहे हो। ये कुछ इंफॉर्मेशन लेजर में इस्तेमाल होती है, कैश इस्तेमाल होगा। इसकी कॉस्ट फाइंड करके कॉस्ट फाइंड कर लेंगे, वहां से डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, डिस्पोजल का लेजर तुम्हारा बन गया। तो यहां पर मैं करूंगा वर्किंग नंबर, यहां पर इसके नीचे कर लेता हूं वर्किंग नंबर 1 ही लिख देता हूं। मैं फाइंड करता हूं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। हाँ जी, फार्मूला लगो। फार्मूला पेपर में लिखना ना, अप्लाई करना है डायरेक्ट, लिखना नहीं, ये याद रखिए। कैसे? फार्मूला क्या है कॉस्ट फाइंड करने का? असल फार्मूला क्या है सोचे जरा, यहां पर मैं लिख देता हूं बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस, ऐसा ही है, क्योंकि सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कोई एडिशनल फैक्टर नहीं है, सिर्फ WDV मेथड में होता है ये सिंपल। हमें चाहिए कॉस्ट, ये सारा आपका दिमाग है, ये आपने दिमाग में करना है कि जी मुझे कॉस्ट चाहिए, तो बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो आपने बुक वैल्यू 2750 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट कितना है 0.1 माइनस माजरत माइनस 1 माइनस 0.10 और टाइम काउंट कर लो। 2005 का 1 साल, 6, 7, 8 और 9 के 6 महीने, 4.5 4. अब इसको करेंगे तुम्हारे पास बुक वैल्यू आ गया। अब 100 ऐड करके भी कर सकते हैं जी सर, 100 ऐड करके उसकी बुक वैल्यू फाइंड कर ले, फिर वो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड, तो ये हमारे पास 5000। अब सब कुछ हो गया, डिस्पोजल का लेजर तो अब बन गया।
यहां से आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल भी फाइंड कर सकते हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। बुक वैल्यू उसकी कितनी है, कॉस्ट कितनी है उसकी 5000, जो इसका डिफरेंस होगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दें फिर। हाँ जी 5000 और 2250। अगर हम, मैं ये अभी मैं क्वेश्चन नहीं समझा रहा, मैं कह रहा हूं पेपर कैसे पास कर। आपका एक लेजर कंप्लीट हो चुका, जिसमें जो एसेट आपने बेचा जून 9 को, यहां पर उसकी कॉस्ट लिख देंगे या किस नाम से लिख देंगे, फिक्स्ड एसेट। कितने का फिक्स्ड एसेट था, 5000 का। इन चीजों पर आपको कमांड होनी चाहिए, ये चीजें पक्की होनी चाहिए। यहां पर क्या लिखते हैं, उसकी एक्यूमुलेटेड 2250। फिर यहां पर बेचा कितने का, 1500। हमें लॉस कितना आ गया था इसके ऊपर, 1200। पहले ही पता 2750 वाला एसेट 1500 में बेच रहे हैं, और अगर नहीं भी पता था तो अब पता चल जाएगा। इतना इधर भी 5000, इधर भी 5000, इसके नंबर आ गए हमारे। अब अभी मैंने वही कहा है ना, नंबर छीनने है ना, बड़ा आसान तरीका है। 30 जून 9 को यहां पर लिखूंगा डिस्पोजल, 30 जून 9 को यहां पर भी लिखूंगा डिस्पोजल। पता है सब इस चीज का। पेपर जब करना है ना, अभी हमने एक एडजस्टमेंट पढ़ी और काफी सारे जो हर एडजस्टमेंट के नंबर है वो हमने ले लिए। जरूरी नहीं है आप किसी भी पैटर्न में सवाल हल करते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है, जहां जहां वो इस्तेमाल हो रही है वो करते हैं। जो एसेट मैंने बेचा उसकी कॉस्ट का मुझे पता चल गया, उसकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का मुझे पता चल गया, और बाकी उसकी सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई, वो मैंने यहां पर लिख दी। तो इस तरह से ये मेरी एडजस्टमेंट भी टिक हो गई, खत्म हो गई। दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है जुलाई 1 जुलाई को एन एसेट वाज एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2000 व्हेन एमजेई कमेंस्ड बिजनेस। इस इंफॉर्मेशन का यहां पे फायदा था कि ये एसेट 2000 वाला जब एमजेई ने बिजनेस शुरू किया था, वाज एक्सचेंज फॉर अ न्यू एसेट। The balance of the purchase price was settled with a ₹800. The list price of the new asset is 1200. अब 1200 रुपए वाला एसेट में हम 800 रुपया दे रहे हैं, इसका मतलब है ट्रेड इन अलाउंस 400 है। पता चला, एक एसेट 1200 रुपए वाला ले रहे हैं, उसको 800 रुपए भी दे रहे हैं और अपना पुराना एसेट भी दे रहे हैं, तो पता चल सकता है कि हमारा एसेट कितने का गया, 400 का। 1200 की चीज लेकर उसको 800 रुपया दे रहे हैं और साथ अपना एसेट दे रहे हैं, तो फिर अपना एसेट कितने में दे रहे हैं, 400 रुपए का, क्योंकि 1200 वाली चीज ले रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, एक एसेट जिसको मैंने 2000 का खरीदा था, कब की बात है ये, 2005 की, वो मैं एसेट दे रहा हूं, पुराना एसेट भी दे रहा हूं और 800 रुपए भी दे रहा हूं। The balance of the purchase price was settled with a check ₹800. The list price of the new asset is 1200। अब पहली बात तो यह है कि एक्सचेंज का केस आ गया जी, हम सोचना शुरू कर देंगे। कोई सोचेंगे तब जब इंफॉर्मेशन होगी, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, तो ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू लेनी है, या विच वन इज रिलायबल, या लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में कुछ बताया हो, या फेयर वैल्यू नॉट रिलायबल बताया हो, तब उस साइड पर जाना है। इसमें सिंपल सवाल है, 1200 वाला एसेट लिया बस, ओल्ड एसेट की बुक वैल्यू के अलावा कुछ भी नहीं यहां पर फाइंड हो सकता। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो कमर्शियल सब्सटेंस होता है। और जब भी वैसे भी जब भी आप ट्रेड इन अलाउंस फाइंड कर सकते हो ना, मोस्टली तो वो, और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट ना गिवन हो, तो जो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट है ना, वही इस्तेमाल हो जाए। या तो ऐसे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट बताई होती तो वो ले लेते प्लस माइनस कैश, ठीक है। अब उसने नहीं बताई, तो हम क्या करेंगे, फिर हमारा जो नया एसेट है वो 1200 का है,
पुराने एसेट की बुक वैल्यू हमें चाहिए होगी या नहीं? चाहिए होगी, चाहिए और डेप्रिसिएशन क्योंकि हमने अक्यूमुलेटेड ऑप्शन ही डेबिट करनी है उसकी। क्योंकि अगर एंट्री हम पास करें तो एक्सचेंज की एंट्री क्या होती है वैसे यहाँ पर, ये जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। न्यू एसेट डेबिट, 1200 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। ये सोचा भी करो ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि अच्छा लगेगा आपको। ओल्ड एसेट क्रेडिट, कैश हम दे रहे हैं बैंक के नाम से, 800 ये 1200 है और ये सॉरी ये 2000, ये 2000, 2000 और 800 ये 2000 है, ये 800 है वो बात और ये 1200। अब हम अक्यूमुलेटेड डेप्ट फाइंड करके यहां पर लिखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि गेन या लॉस कितना है। अब यहां पर फिर आगे बढ़ते हैं कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला हमें पता है, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जिस तरह से मर्जी करते हैं। आपको कॉस्ट गिवन है, 100 वाली साइड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। कॉस्ट गिवन ना हो तो 100 वाली साइड पे जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय काउंट करो कितने साल बनते हैं। जब खरीदा था ऐसे 2005, 6, 7, 8 और 9 के 6 में 4.5 4.5। अब इसका जो डिफरेंस होगा या वो गेन होगा या वो लॉस, SPL। हाँ जी, कितना आ गया 900, 2800 और ये बन रहा है 2100, 700। अब पहले तो इसको पूरा करो ना। एक्सचेंज के केस में एक एसेट आ रहा होता है और एक जा रहा होता है, एडिशन भी हो रहा होता है, डिस्पोजल भी हो रहा है। तो ये जरा चेक करें कि इसको लिखते कैसे हैं। इसके दो मेथड है लिखने के। एक मेथड है कि 179 को जब आप नया एसेट खरीदो तो आपने दो चीजों के बदले नया एसेट खरीदा है, एक पुराने एसेट के बदले और एक पैसे देके। आप यहां पर ओल्ड एसेट और बैंक, ओल्ड एसेट 400 और बैंक 800 हो गया 1200 पूरा। आप इसको एक्सचेंज के नाम से पूरा 1200 भी लिख सकते हो, यानी ओल्ड एसेट और बैंक ना लिखो, क्या लिख दो यहां एक्सचेंज का नाम लिख दो, तब भी काम चल जाए। ओके की बात। यहां पर हमने लिखना है 179 को डिस्पोजल, यहां पर तो कॉस्ट ही आनी। डन। ये एक्सचेंज का केस। अभी इसका डिस्पोजल भी हो चुका है हमारा, डिस्पोजल भी बना देते हैं इसका, क्योंकि डिस्पोजल तो है ना इसके अंदर भी, डिस्पोजल भी बना देते हैं। और यहां पर ये इसी पेज के नीचे लिखते हैं क्योंकि ये डिस्पोजल का पेज चल रहा है, इसका डिस्पोजल भी बना देते हैं। अलग बना देंगे, इसके नीचे भी स्टार्ट कर, इसके नीचे भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी। हाँ जी, तो सबसे पहले इसकी डेट है 179, यहां पर लिखेंगे उसकी फिक्स्ड एसेट 2000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इंटरेस्टिंग चीज सुननी है, पहले एसेट बेचते थे तो कैश आता था, अब एसेट बेच दिया है तो नया एसेट आया है। नहीं बात समझ लगी? पहले एसेट बेचते थे तो कैश आता था, अब एसेट दिया है तो उसके बदले, तो यहां पर फिर क्या लिखूं मैं, और उसके साथ बैंक भी लिखेंगे जितना पैसा दिया। तो ये नेट होके वही 400 आ गया। बेसिकली तो पुराने एसेट की वैल्यू लिखनी है ना, यहां पर पुराने जो एसेट बेचा है वो कितने का बेचा है वो लिखते हैं। कितने का बेचा है वैसे? 400 का, क्योंकि पुराना एसेट भी दिया, 800 रुपया भी दिया, तो पुराना एसेट 400 है ना, तो जी 400 कैसे पूरा करेंगे? नया एसेट पूरी कीमत से लिख देंगे और जितने पैसे दे रहे हैं वो भी लिख देंगे। तो ये जो पैसे दे रहे हैं ये बैंक डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? ये बैंक क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये डिस्पोजल के लेजर के अंदर है। डिस्पोजल डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है। इसके बाद खत्म। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो गेन है, या यहां पर 2800 आ गया, यहां पर भी 2800 लिखेंगे
इस डिस्पोजल का भी लेजर बन गया। तो ये हमने एक तरह के एक्सचेंज का केस के अंदर भी डिस्पोजल का लेजर सीख लिया कि जब एक्सचेंज करेंगे तो लिखने का क्या तरीका होगा। नहीं समझ लगे? अभी हम अपने सवाल को शुरू ही नहीं किया तो हमारा काफी सारा काम हो चुका है। अभी सवाल पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन पेपर में पूरा पढ़ना है कि ये नो कि आप सवाल करके बैठे हो, नीचे उसने बताया कि जो पहली लाइन है ना उसका मतलब ये है, तो ये काम खराब हो जाएगा। हाँ जी, लास्ट में पहुंचे हम। लास्ट चीज, ऑन 1 अक्टूबर MJE transferred to its factory an asset which had been included in trading stock। एक एसेट फैक्ट्री को ट्रांसफर किया जो कि उसका स्टॉक का हिस्सा था, मतलब उसका स्टॉक था, और उसने ट्रांसफर किसको कर दिया? अब फैक्ट्री को। अब मतलब उसका एसेट बन गया, PPE बन गया। एंड विच बॉर अ प्राइस लेबल 15,400 इन द शोरूम। शोरूम के अंदर उसका जो ऊपर प्राइस का लेबल लगा हुआ है, ये उसकी कॉस्ट है या उसकी सेल प्राइस है? सेल प्राइस है, क्योंकि शोरूम में कॉस्ट थोड़ी रखेगी ये इतने में मेरा था, मुझे इसके ऊपर इतना प्रॉफिट दे दो। MJE makes GP 40% ऑफ कॉस्ट। तो क्या करेंगे? CPS लगाएंगे, कॉस्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि जो खुद का स्टॉक उठाकर एसेट बनाएंगे वो हमेशा अपनी कॉस्ट पे लेंगे। 15,400 डिवाइडेड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 1100 का नाम क्या लिखेंगे भला? 11,000। डेट क्या लिखेंगे? डेट है 1 अक्टूबर। 1/10/9 परचेज या स्टॉक, परचेज या स्टॉक कितने से? ये आपका पहला लेजर कंप्लीट हो गया। 1 लाख में 1200 और 11,000 ऐड करो तो कितना आ रहा है? 1,12,000। इधर भी लिख देंगे 1,12,000 और यहां पर लिख देंगे 31 दिसंबर 9 कैरी डाउन। इसमें 7,000 माइनस कर दे तो 105,200। ये हमारा पहले पार्ट के सवाल यानी आंसर है, पहले पार्ट का। यहाँ पर ओल्ड एसिड हम 400 से और साइड को 460। यहां पर क्यों लिख रहे हैं? ये जो हम नया एसिड खरीदा वो कितने का था? 1200। तो ये 1200 लिखा है, ये नया एसिड लिखा है। वो आया कैसे था? 400 का पुराना और 800 का बैंक, इसलिए उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है कि वो 1200 का एसेट हमने जो आया है वो वजह क्या है। आप इसको एक्सचेंज भी लिख सकते हो, इस पूरे को 1200 के नाम से। हाँ, जो बेचा गया है एसेट उसकी कॉस्ट तो 2000 ही थी ना, वो यहां तो कॉस्ट से जाएगा। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन आ चुकी है, एक और डिस्पोजल है उसकी भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें पता चल चुकी है। जो एक्सचेंज के केस में हमारा एसेट गया है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी हमें पता चल चुका है, तो वो भी इधर लिख दो। एक बात आपने याद रखनी है, हर लेजर में आपको यह पता होना चाहिए यहां पर क्या क्या पॉसिबल है और हमारे सवाल में उसका क्या क्या गिवन है। फिर आपका सवाल तकरीबन पास होने वाला हमेशा हो जाया करेगा। जैसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या क्या आ सकता है? एक डेप्रिसिएशन अभी तक जो पड़ा है और एक जो एसेट बेचा वो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सवाल करते वक्त डेप्रिसिएशन तो हर साल होगी, बस ये सोचना कितने एसेट बेचे जी। तो जो एसेट दूसरा बेचा है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमें पता है, दैट इज 900। अब सिर्फ एक चीज रह गई, गलत कर देते हैं हम, सपोज हमसे टाइम नहीं मैनेज होता, लेकिन पेपर में ये सवाल पासिंग मार्क्स से ज्यादा काम हो चुका है आपका। 2 डिस्पोजल के लेजर बन चुके हैं, एक फिक्स एसेट का लेजर बन चुका है। जो सबसे बड़ा काम है वो तो अभी हमने किया ही नहीं, डेप्रिसिएशन ही बड़ा काम होता है ना, वो तो हमने किया ही नहीं अभी, जिसमें वो गलत या सही होने का चांस होता है। तो पेपर पास करने के लिए आप लोगों को टेक्निक आनी चाहिए, सवाल आना जरूरी नहीं है। सवाल आपको आता है नहीं आता, अगर आपको टेक्निक आती है तो आपका पेपर पास हो जाता है।
अब क्या लिखेंगे यहां पर, वर्किंग नंबर 2 दिया हुआ लिख देते हैं, 119 ब्रॉड ऑफ, कितना 33,000। अब हम सिर्फ डेप्रिसिएशन फाइंड करके लिखते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2009, 2009 ब्रॉड डाउन माइनस डिस्पोजल। ब्रॉड डाउन आपके पास 1 लाख है, जिसमें से एक डिस्पोजल 5,000 वाला है, एक डिस्पोजल 2,000 वाला है, मल्टीप्लाइड बाय 10%, 9300। किसकी डेप्शन आ गई, ब्रॉड डाउन। उसके बाद क्या करना है हमने, डिस्पोजल ले लेते हैं, दोनों डिस्पोजल ले लेते हैं। एक डिस्पोजल है जून 9 का, डिस्पोजल 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, 250। एक डिस्पोजल है 179 का, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12। फिर एडिशन, एडिशन, हाँ जी, पहले आप ऐसा भी कर सकते हो, एडिशन के ऊपर हेडिंग दे दें, नीचे डेट लिखना शुरू कर दें। एक एडिशन है किस डेट का, 179 का, अमाउंट कितनी है उसकी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12। दूसरा डिस्पोजल एडिशन है 110 का, 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय 275, 9985, दैट इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। सवाल हो गया हमारा, हाँ जी, ये था डेप्शन में तो वही है ना, इसमें तो वो, क्योंकि ये चीज आपको सबसे ज्यादा आनी चाहिए। दिसंबर 9 डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 2 9985, खत्म हो गया सवाल, क्लोज कर दो। ये कितना आ जाएगा 42985, इधर भी 42985 और यहां पर हमारे पास कैरी डाउन आ जाएगा 39835। ये हमारे पास आ गया 31 दिसंबर 9। ये था आपका टोटल सवाल, ठीक है। अब पेपर में इसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, ए बी सी तो हम करेंगे अलग अलग पार्ट, पेज एक पेज में करेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लिखेंगे किस जगह पे, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कि इस फॉर्मेट में आपने आंसर क्वेश्चन लिखना। दूसरा ये कि जो वर्किंग का तरीका है ना, ये हम देख सकते हैं कि वर्किंग का तरीका, जैसे मैंने इसकी वर्किंग इसके नीचे कर दी, इसकी वर्किंग इसके नीचे कर दी, ताकि अगर आपके पास स्पेस है, तो स्पेस नहीं है तो अगले पेज पे ले जाए वर्किंग। अगर आपको लगता है आपका क्वेश्चन 2 पेजेस पे आ गया तो तीसरे पेज पे वर्किंग ले जाए, वो कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ, कोशिश किया करो कि आप ना हर पार्ट पहले दूसरे तीसरे पेज पे, या अगर एक पार्ट 2 पेजेस पे सॉल्यूशन है तो वर्किंग उस सारे पार्ट्स के एंड पे ले जाओ, ठीक है, ताकि वर्किंग करके पता नहीं चलता है ना कि वर्किंग कितनी जाएगी। अगर हम एक पेज की साथ ही शुरू कर दें अगले पेज पे और दरमियान में हमारा सवाल रुक जाता है, हम अगला सवाल शुरू कर देते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा परेशानी ना हो जाए। बट अगर आप कहते हैं जी पेज उठाना टाइम जाया होता है, फिर जिस पेज पे आप क्वेश्चन कर रहे हो उससे नीचे या उससे अगले पेज पे वर्किंग लिख दिया, ठीक है। वर्किंग की थोड़ी सी इतनी सी स्पेस हो कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन और वर्किंग मिक्स हो जाए तो एक ही चीज लगे। होते ही वर्किंग के हैं। आप डेप्रिसिएशन ये 9985 इसके थोड़ी नंबर हैं, इसके नंबर हैं, तो वो पूरी वो सीक्वेंस देखेगा। अगर यहां पर सपोज आपका 100 गलत हो गया, बाकी ठीक है, तो आपको बाकी नंबर मिलेंगे, लेकिन ये तो गलत होगा ना, 100 गलत होने की वजह से ये गलत होगा। अगर वो इस बेस पे नंबर देता तो फिर तो पूरे नंबर काट लेगा, लेकिन वो इस स्टेप के नंबर देता है। हाँ, कोई खर दिमाग बैठा हो, जो अपने आप से भी बंदे कुछ तंग होते हैं,
तो वो जवाब देखता रहा हो कि जवाब ठीक है तो चलो ठीक है, वो फिर एक किस्मत माड़ी होती है कभी कभी। एक केस मैंने देखा था एक स्टूडेंट का, वो उसका पेपर पास था, बस पता नहीं उसने कैसे फेल कर दिया, और एक भी नहीं 3 पेपर उसके फेल हो गए थे। 4 उसने दिए थे, 3 उसके फेल हो गए थे। उसने वो कहती मैं तो पढ़ ही नहीं सकती इससे ज्यादा, पता नहीं एक बंदे ने चेक किया। फिर उसने आई कैप को 6-7 हजार फीस है एक पेपर की चेक करने की, अगर आपने पेपर की हर सवाल देखना है कि क्या गलती है, वहां पर लिखा हुआ है तकरीबन हर क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ है कि मोर देन 70% ठीक है उसका, मोस्टली क्वेश्चन में उसने ये लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी उसने, पहले तो वो बहुत डर गई कि मैं नहीं कर सकती सी ये, जब उसने अपना परफॉर्मेंस देखी तो उसे यकीन हुआ कि नहीं कोई और किसी और वजह से कोई हुआ है। फिर उसने दोबारा मेहनत की तो फिर अगली 2 अटेम्प्ट में उसने पास कर ली, मतलब उसने हर 3 अटेम्प्ट लगाए टोटल। तो जो नॉर्मल अटेम्प्ट होती 3 ही है, ये तो 2 अटेम्प्ट में करती है तो अब नॉर्मल अटेम्प्ट होती है कि 4-4 करके करना, ये इससे मिनिमम टाइम तो है ही नहीं, तो वो जो नॉर्मल टाइम 3 अटेम्प्ट है। हाँ? कर रहे हैं बच्चे, रखे हुए हैं लॉन्ग बैच वालों, आपके बैच में नहीं रखे किसी ने, और वो मैंने खुद ही मना कर दिया। मैंने कहा यार थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए आप लोगों का, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे ना एंड पे जाकर ना बाकी छोटे सब्जेक्ट के लिए आपके पास टाइम ना मिले तो फिर मसला ना, क्योंकि हमने इस पे थोड़ा खूब इंजॉय करना है। यानी CMA में और ये R1 में भी हमने लगाना है टाइम, अच्छा टाइम लगाना है और इसको टाइम देना है। मतलब पेपर जाकर जब बैठेंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में तो ऐसा कॉन्फिडेंस हो कि भाई मजा आया। पहला पहला पेपर होता है ना आपका, तो जरूरी है कॉन्फिडेंस हर तरह से। कैफ में भी पहला पेपर और फिर एग्जामिनेशन में जाओगे उसका भी पहला पेपर यही है, तो इसका अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले आप लोगों ने MCQs करके आए हो, तो ये अच्छा हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। अगर ये बुरा हुआ तो फिर आप अगला पेपर देने की हिम्मत खत्म हो जाए। इस पेपर का अच्छा होना बड़ा जरूरी, तो इसको हमने अच्छा करने की कोशिश करनी। कि पेपर तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, रिजल्ट तो फिर अल्लाह ही देता है, पेपर में कोई कमी बेशी नहीं आएगी। हाँ जी, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम ना आगे एक 2 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो पुराने हैं, आपने पहले भी किए हुए हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हमने करने स्टार्ट कर देने हैं, कुछ क्वेश्चन आप किया करोगे, कुछ मैं आपको करवा दिया करूंगा। तो क्वेश्चन जो अब आपने घर से करने हैं ना, एक ये क्वेश्चन नंबर 17 कर लेना, पहले यही करके आना बस। क्वेश्चन नंबर 17 असाइनमेंट का 17 पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 50। फिर एक ये क्वेश्चन कर लेना 21, पेज नंबर है 52, साथ ही हमसाया ही है पिछले का, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं वो अभी मैंने पढ़ाने लगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो आप देखें, जो एक लिख लें, डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स। लाइटें तो जल रही, मैं आपके इधर ही बैठा हूं, तो आप तो कोई बंदा जाकर क्या था डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स। हाँ जी, वो बाहर मौसम थोड़ा सा बादल बुदल आया ना, सुनोगे कि बच्चे ठंड से कहीं significant parts।
पता नहीं, जब अनाउंस होगा तो पता चलेगा। पावर भी तो 10। डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स या सिग्निफिकेंट पार्ट्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो एसेट है उसके जो पार्ट है ना वो बजाते खुद सिग्निफिकेंट है, उनकी अपनी एक लाइफ है, पार्ट भी सिग्निफिकेंट है, उनकी अपनी एक लाइफ है। एसेट के पास। एसेट्स की पार्ट की एक अपनी सेपरेट लाइफ है। मिसाल के तौर पर आपने एक ना ट्रक खरीद लिया, बहुत बड़ा ट्रक। अब ये के होता है या सी के होता है? सी के ही होता है। चल कोई नहीं, अगर सी ना भी लिखते तो ट्रक ही होता, ठीक है ना, थोड़ा और टाइप का ट्रक हो जाता तो रुक होता, चले जो भी होता। ये जो मैथ पढ़ के आते हैं ना शुरू से, उनके जो स्पेलिंग होते हैं ना वो ठीक नहीं होते, बायो वालों को ठीक होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मैथ का टीचर पहले ही दिमाग में डाल देता है कि भाई इसमें स्पेलिंग स्कूलिंग नहीं देखे जाते, तो फिर बच्चे भी वैशी हो जाते हैं, वो भी रज के ऐसे ऐसे स्पेलिंग लिखते हैं मैथ के अंदर और स्टैट के अंदर, तो फिर जो ना पता नहीं खुद भी नहीं पता होता। तो लेकिन अकाउंटिंग के अंदर भी इतना ज्यादा स्पेलिंग को वो कंसीडर नहीं करता, छोटे मोटी जगह पर। पूरा अगर कोई सेंटेंस है उसमें कोई मतलब चेंज ना हो फिर चल जाता काम। हाँ, तो ट्रक के सपोज दैट उनके जो टायर्स हैं, उनका एक इंजन की बात कर लेते हैं, और बाकी उसकी है एक बॉडी। आपके ख्याल में इन तीनों में किसकी लाइफ ज्यादा होगी? इंजन की लाइफ ज्यादा होगी, बॉडी की लाइफ ज्यादा होगी, या टायर्स की लाइफ ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा बॉडी की लाइफ ज्यादा होगी। वो जो बाहर पिंजरा है उसका, इंजन में भी मसला आ सकता है जल्दी, वो बाहर वाला बहुत मुश्किल, यानी अगर अनटिल एंड अनलेस के कोई मसला ना हो जाए, कोई मसला हो जाएगा तो फिर तो पूरा ट्रक ही जाएगा ना। अदरवाइज एक नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ट्रक की जो बॉडी है उसकी लाइफ ज्यादा होती है। सपोज दैट उसकी लाइफ है 40 साल। ट्रक लेना कितने का है? 40। अब तो बड़े महंगे हो गए, 2 करोड़। 1-2 करोड़ का वाकई हो गया अब तो, लेकिन हम थोड़ा सस्ता ट्रक ले लेते हैं, 25 लाख वाला ले लेते हैं। मजा आएगा, मजा भी नहीं आएगा वैसे आजकल। अब टायर आ जाएंगे, इसकी लाइफ है 40 साल, मतलब ये लग रहा है कि जो ट्रक आपने लिया है ना, इसकी जो बॉडी है ना 40 साल तक काम आ जाएगी। इंजन को ना आपको हर 10 साल के बाद चेंज करवाना पड़ेगा, उसकी 10 साल लाइफ है। किसी ने भी आपको, जो एक्सपर्ट बंदा है, उसने कहा कि भाई इंजन 10 साल से ज्यादा ना इस्तेमाल किया करो वरना नुकसान होगा, आपको तेल ज्यादा इस्तेमाल होगा, तो इसलिए आपने इसको 10 साल के बाद रिप्लेस करवा दिया। टायर्स हैं तो टायर्स का या तो वो बता देगा किलोमीटर या इसकी भी लाइफ बता देगा। सपोज दैट वो कहता है, सपोज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, 5 साल, तो किलोमीटर के हिसाब से डेप्थ लेंगे, जैसे यूनिट्स के बेस पे हो सकता है, आउटपुट बेस पे टोटल किलोमीटर डिवाइड बाय कितने किलोमीटर सालाना चल रहा है, उसकी डेप्शन आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास उसने डिफरेंट लाइफ दे दी। 25 लाख का ट्रक है, उसके टायर चलेंगे 5 साल, दोबारा नए टायर लगवाने पड़ेंगे, 10 साल तक इंजन चलेगा, नया इंजन लगवाना पड़ेगा, 40 साल तक उसकी बॉडी काम आ जाएगी। अब हमने लेनी है ट्रक की डेप्रिसिएशन, कौन सी लाइफ लेंगे? बॉडी वाली, इंजन वाली, या टायर वाली? बॉडी। इन सबको अलग अलग डेप्रिशिएट करेंगे। हम कहेंगे बताओ टायर्स की कॉस्ट कितनी है, वो कहता है इस 25 लाख में ना 5 लाख टायर्स की कीमत है। हमने कहा इसमें इंजन की कॉस्ट क्या है, उसने कहा जी इंजन की कॉस्ट जो है वो जी तकरीबन कर लेते हैं 10 लाख, और बॉडी की भी 10 लाख बच गई। अब जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे, एंट्री भी इकट्ठी पास करेंगे, बाहर वालों को नहीं बताएंगे कि अंदर वाले टूट फूट का शिकार है, बाहर बताएंगे डेप्रिसिएशन की पूरी, बुक वैल्यू भी पूरी, लेकिन डेप्रिसिएशन लेते वक्त अलग अलग लेनी। कैसे कि 5 लाख को 5 पे डिवाइड करेंगे, और अगर उसके पास कोई है चीज, मतलब टाइम फैक्टर है 5/12, 6/12, 6 महीने, अभी 6 महीने, तो वो टाइम फैक्टर भी लगाएंगे। ठीक है, और 1 मिलियन को अलग से डेप्रिशिएट करेंगे,
उसको 10 पे, और दूसरे 1 मिलियन को भी अलग से डेप्रिशिएट करेंगे 40। हर एसेट को ऐसे समझिए कि एक वो सेग्रीगेट एसेट है और उसकी डेप्रिसिएशन ले लेंगे। तो पहले 5 लाख को 5 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1 लाख। 10 लाख को 10 पे डिवाइड किया तो भी 1 लाख, और 10 लाख को 40 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया? 250। 2,50,000, 25,000 25,000। तो 2,25,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एंट्री पास करनी हो, लेजर में लिखना हो, बताना हो किसी को, तो डेप्रिसिएशन कितनी बताएंगे? 2,25,000 सालाना डेप्रिसिएशन। और अगर उसने बुक वैल्यू पूछ ली तो क्या बताएंगे? कॉस्ट 25 लाख माइनस 2,25,000। इस तरह से हम इसकी डेप्रिसिएशन बताएं। ठीक होगी बात? कितना आंसर आ गया है? 22 लाख। ये तरीकाकार होगा अगर आपके पास बाय पार्ट डेप्रिसिएशन आती है। ठीक होगी बात? चले जी, बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब कभी ऐसा एक दफा सवाल आया भी हुआ इसमें, और एक दफा आया हुआ ACCA के एग्जाम्स के अंदर, बाय पार्ट्स डेप्रिसिएशन। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर का। जो भी होगा अलग अलग ही डेप्रिशिएट हो, यानी ऐसे समझेंगे कि 3 एसेट हैं, फार्मूला चेंज हो जाएगा, तरीका का तो वही होगा, 3 एसेट को सेपरेट डेप्रिशिएट करेंगे, उनकी डेफिनेट प्लस कर लेंगे बस। सब्सीक्वेंट डेप्रिसिएशन, सॉरी सब्सीक्वेंट एक्सपेंड ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन 2,25,000 से प्लस करके लिखा है। हाँ 25,000 सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर्स। ये भी PRC में पड़ा हुआ है कि एसेट्स इंस्टॉलमेंट के बाद, जब वो अवेलेबल फॉर यूज होने के बाद जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं उसको XPL को चार्ज कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, और मतलब अदर एक्सपेंस में लिख देते हैं, एसेट की कॉस्ट में ऐड। ये कॉन्सेप्ट याद है? उसके आगे क्या है? उसके बाद देखते हैं कि जो कॉस्ट को मतलब हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। हाँ, ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं तो सब्सीक्वेंट, अगर वो एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ा दें या लाइफ को बढ़ा दें, या वो बजाते खुद एक सिग्निफिकेंट पार्ट हो, या वो बजाते खुद एक सिग्निफिकेंट पार्ट हो, या उसकी मेजर ओवरहॉलिंग हो, मेजर सिग्निफिकेंट ओवरहॉलिंग हो, तो वो खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। वैसे ये क्या करते हैं? सारे एक्सपेंसेस चार्ज टू SPL। अंग्रेजी क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑल सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑफ PPE चार्ज टू SPL। ये सब्सीक्वेंट होते कौन से हैं? आफ्टर अवेलेबल फॉर यूज। आफ्टर, जब अवेलेबल फॉर यूज है ना, इसका मतलब है हमने डेप्रिसिएशन लेना शुरू कर दी। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन लेने के बाद जो जो एक्सपेंस आया करेंगे, उससे पहले हम डिसाइड करते हैं ऐड करना या नहीं करना। इसके बाद हम एक्सपेंस में ही लिखते हैं अनटिल एंड अनलेस इंक्रीज या एनहांस सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी इंक्रीज एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, फिर वो अब एक्सपेंस होगा डेप्रिसिएशन के थ्रू, डेप्रिसिएशन के थ्रू एक्सपेंस होगा ना, अब डिवाइड होके थोड़ा थोड़ा करके। अगर एक्सपेंस में भी लिख दिया, एसेट में लिख दिया, तो 2 दफा खर्चे हो जाएंगे। एक दफा एक्सपेंस डेक्ट हो गया, एक वो डेप्रिसिएशन के नाम से जा रहा होगा। हाँ जी, इंक्रीज इन सिग्निफिकेंट यूजफुल लाइफ, रिप्लेस a significant part, replace a significant part
वो भी। उसके बाद एक आपकी बुक में पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था मेजर ओवरहॉलिंग, सिग्निफिकेंट ओवरहॉलिंग भी इसी पार्ट का हिस्सा बनाया गया था। बट अगर वो मेजर ओवरहॉलिंग लिख दे और इसके साथ या वो कहे यूजफुल लाइफ बढ़ रही है या वो कहे एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो फिर हम कैपिटलाइज कर देते हैं। अगर वो सिर्फ ओवरहॉलिंग लिख देता है तो मैंने देखा है कि उसने ऐड नहीं किया हुआ। आई कैप ने अपने एग्जाम के अंदर उसको ऐड, लेकिन बुक के अंदर उसने एक स्टैंडर्ड का पैराग्राफ का दिया हुआ है, रेफरेंस दिया हुआ है। अगर वो कहता है ना सिग्निफिकेंट पार्ट, चाहे वो ये कहे या ना कि एफिशिएंसी बढ़ी है या लाइफ बढ़ी है, कुछ भी ना बोले ना बोले, ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनता है, जैसे एक मेजर पार्ट रिप्लेस करेंगे तो। लेकिन जो मेजर ओवरहॉलिंग है ना, अगर वो लव सिर्फ ओवरहॉलिंग लिख देगा तो इग्नोर कर देंगे। अगर सिग्निफिकेंट या मेजर ओवरहॉलिंग लिख दे, स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐड करना चाहिए, चाहे आगे कुछ बताया है या नहीं बताया। बट इस ओवरहॉलिंग के नतीजे में ये कंफर्म होना चाहिए या एफिशिएंसी बढ़ी हो। अब मुझे खुद बताएं, अगर ओवरहॉलिंग मेजर ओवरहॉलिंग से एफिशिएंसी और लाइफ बढ़ ही नहीं रही तो क्या फायदा, फिर हम एक्सपेंस इतना क्यों कर रहे हैं। अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं उसके पीछे हमने क्या सोचा हुआ है कि यार इस एक्सपेंस करेंगे हमारे एसेट की एफिशिएंसी बढ़ेगी या उसकी लाइफ पहले से ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी, तो कुछ भी चेंज आएगा तो ओवरहॉलिंग का सोचेंगे ना। अगर पहले का एसेट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, उसी एफिशिएंसी उसी लाइफ के साथ जा रहा है आगे, तो फिर हम कहेंगे पहले ही चल ही रहा है तो आगे भी चलता ही रहेगा। नहीं करेंगे ना, फिर कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरी जो सजेशन है कि अगर लफ्ज ओवरहॉलिंग दिया हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपने ये चेक किया करें कि यूजफुल लाइफ और वो ओवरहॉलिंग एफिशिएंसी बढ़ा रही है, या अगर एफिशिएंसी या लाइफ बढ़ा रही है फिर ऐड कर देंगे, और अगर नहीं बढ़ा रही तो फिर ऐड नहीं करेंगे। बट इसके बारे में चाहे वो लाइफ बढ़ाए या ना बढ़ाए, एफिशिएंसी बढ़ाए या ना बढ़ाए, अगर आपने एक पार्ट रिप्लेस किया है ना, टायर चेंज कर दिए, इंजन ही चेंज कर दिया है, वैसे तो लाइफ चेंज हो ही जाती है, ना भी हो फिर भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। 10 साल का इंजन रिप्लेस करेंगे ना, पिछला इंजन डिस्पोजल की तरह ट्रीट करेंगे, नया इंजन एडिशन की तरह ट्रीट करेंगे, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। सिग्निफिकेंट पार्ट आपको पता है ट्रकों के टायर होते कितने, 12 ट्रकों के टायर होते हैं, और वो ना सिग्निफिकेंटली रिप्लेस, उनकी अपनी स्पेसिफिक लाइफ भी होती है, बाकी चीजों के अलावा उनकी अपनी एक स्पेसिफिक लाइफ भी होती है, इसलिए वो मेजर पार्ट कहलाते हैं। चले जी, अब आ जाए इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो तो है ना जानी एक्सपेंस में है वो तो एक्सपेंस में लिख देंगे ना, उनका कोई तो रोल ही नहीं है ना। अगर कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे, अच्छा एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी बढ़ गई है, प्रोडक्शन पहले से ज्यादा हो जाए, प्रोडक्शन पहले से ज्यादा हो, कॉस्ट पर यूनिट पहले से कम हो जाए, रेवेन्यू पहले से ज्यादा आना शुरू हो जाए, मतलब कोई ना कोई फायदा पहले से ज्यादा हो रहा है। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। अगर तो है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर इसको सिंपल एडिशन मानकर ऐसे समझेंगे जैसे कोई नया एसेट खरीद लिया है। एंट्री भी वैसे ही पास करेंगे, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट, इसकी क्या एंट्री पास होगी, पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट। अगर वो कहता जी मेजर ओवरहॉलिंग की है उससे लाइफ बढ़ जाएगी तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अब एसेट डेबिट हो गया, अब उसको डेप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही डेप्रिशिएट करेंगे जैसे एक नॉर्मल नया एसेट को करते हैं। लेकिन अगर उसने बुक वैल्यू पूछ ली तो इसकी बुक वैल्यू उस एसेट के साथ बताई जाएगी जिसके अंदर ये चेंज आया है। मिसाल के तौर पर ट्रक आपने किया तो उसने कहा कि ठीक है ट्रक के अंदर ना मैंने मेजर चेंज किया है, लाइफ बढ़ गई, वो मेजर चेंज किया 5 लाख। अब आपने चलो ठीक है 5 लाख की डेप्शन ले ली,
50,000 आ गई, कहता है मुझे उस ट्रक की बुक वैल्यू बताओ। अब उस ट्रक की तो और भी कॉस्ट है, उसकी जो बुक वैल्यू होगी और ये जो बुक वैल्यू होगी दोनों प्लस करके बताएंगे, क्योंकि असल में ये डेप्रिसिएशन किसकी है, ट्रक की है। तो ये भी वर्किंग में जाकर इसको अलग से डेप्रिशिएट कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन भी डेफिनेट में ऐड हो जाएगी और बुक वैल्यू भी बुक वैल्यू में ऐड हो जाएगी। तो ये पार्ट डेप्रिशिएट अलग होगा जैसे सिग्निफिकेंट पार्ट है, लेकिन जब एंट्री पास करते वक्त डेप्रिसिएशन की बात होगी तो ऐड करके दोनों की कॉस्ट को ऐड करके दोनों को मतलब डेप्रिसिएशन प्लस कर। टाइम का डिफरेंस आ सकता है ना, मेजर पार्ट हो सकता है 6 महीने बाद करवाया हो, तो उसमें तो फिर वो शुरू वाले 6 महीने तो नहीं कर सकते ना। अगर साल के शुरू में ही चेंज करवाया है ना, फिर तो सबको ऐड कर सकते हैं, फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बहुत काम आसान है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड आ जाए तो इसमें एक परेशानी है। वो कहते हैं अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, आपने इस न्यू एसेट को एडिशन की तरह ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करना है, एडिशन की तरह ट्रीट करना है, बिल्कुल। लेकिन अगर लाइफ एक एडिशन, मैंने 2 दफा लिखा है क्योंकि दोनों में अलग लिखना है। एडिशन को क्या करूंगा मैं, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड और मल्टीप्लायर बाय मंथ ओवर 12। न्यू लाइफ मल्टीप्लायर बाय मंथ ओवर 12। इसका मतलब से अगर लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ ले लेंगे, और अगर लाइफ चेंज ना हो जाए तो रिमेनिंग लाइफ लेंगे। अब आप इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास एक ट्रक है, हमने खरीदा 2 years ago, 2 years ago, उसकी टोटल लाइफ थी 10 साल, हमने 2 साल पहले खरीदा, आज उसकी लाइफ कितनी है, 8 साल। 2 साल बाद मैंने एडिशन किया, 2 साल बाद मैंने उस ट्रक के अंदर एडिशन किया, उस एडिशन से ट्रक की एफिशिएंसी बढ़ गई, तो मैं उसको कैपिटलाइज करूंगा, उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनाऊंगा। अब मैंने उसको कॉस्ट का हिस्सा तो बना दिया, अब वो जो उसके अंदर ऐड हो गया, क्या उसकी लाइफ 10 साल है या अब 8 साल है, क्योंकि ट्रक तो 8 साल बाद खत्म हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो हमने हिस्सा ऐड किया हुआ है, जो खर्चा किया वो रह जाएगा, ट्रक खत्म हो जाएगा। हमने क्या देखना है, अगर इसको बहुत प्रैक्टिकली सोचो ना, मैं ऐसे लग रहा होता है कि ये छोटी सी बात मैंने इतने जोर लगाकर बात बता रहा हूं, असल में मैंने जो खर्चा किया 1 लाख रुपए खर्चा ही लिख देता हूं, एडिशन 1 लाख रुपए भी लिख देता हूं। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई ये 1 लाख क्योंकि आपने एसेट के ऊपर किया है, कंडीशन पूरी हो रही है कैपिटलाइजेशन की, तो आप एक्सपेंस में ना लिखो, बल्कि इसको कैपिटलाइज करो और ओवर द लाइफ इसको एक्सपेंस में लिखना है। ऐसा ही है ना, एसेट हमारा एक्सपेंस होता है या नहीं, एसेट हमारा एक्सपेंस होता है, लेकिन लिखने की इजाजत नहीं होती एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि उसकी लाइफ ज्यादा होती है। हम उसको एक्सपेंस लिखते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। आपने एक एसेट खरीदा, उसकी जिंदगी थी 10 साल, अकाउंटिंग कहती है आपने 10 पे डिवाइड करके 10 सालों पे एक्सपेंस लिख लो, यही करते हैं। बाकी जो खर्चे होते हैं जिसे हम कहते हैं पीरियड कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं इस साल के एक्सपेंस, वो उसी साल ही लिखते हैं। जो एसेट होते हैं वो ओवर द लाइफ लिखते हैं। अब ये एसेट आपने 1 लाख का खर्चा किया, अब उस ट्रक के ऊपर जिसकी लाइफ टोटल थी 10 साल, 2 साल गुजर चुके, अब ये खर्चा हमें कितने सालों में अमोर्टाइज करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 8 सालों पे, क्योंकि लाइफ तो चेंज हुई नहीं। अगर लाइफ चेंज हो जाए तो फिर जितनी नई लाइफ होगी वो ट्रक की भी वही होगी, इस एसेट की भी वही होगी। तो लाइफ चेंज हो जाए तो नई लाइफ, लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ लेते हैं। 10 साल नहीं लेंगे, क्योंकि 10 साल तो बाकी बचे ही नहीं है, जितने साल फिर बच गए उस पर डिवाइड करते। ठीक होगी बात। दोबारा, जब भी कोई नया एसेट कैपिटलाइज की शराइत पूरी कर लेगा, अगर तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जस्ट लाइक एडिशन उसको ट्रीट करो और सवाल कर दो। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है
ट्रीट तो उसको एडिशन ही करना है, लेकिन उसकी लाइफ के बारे में भी सोचना है। अगर नई उसकी लाइफ चेंज हो रही है तो नई लाइफ लेना, अगर उसकी लाइफ चेंज नहीं हो रही तो टोटल लाइफ ना फिर भी ना लेना, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देना, हर साल वो डेप्रिसिएशन आना शुरू हो जाए। तो ये मैंने फाइंड करवाई है आपको डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए। 10 लाख का था और हमने एडिशन 1 लाख का किया, लेकिन ट्रक की थी 10 साल है, वो तो 10 पे होता है, वो 10 पे उतरेगा। वो होता है। हाँ, ये भी हो सकता है, आप ये भी कर सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है चेंज इन एस्टिमेशन। आप उसका दो तरीके होते हैं, कॉस्ट को टोटल लाइफ पे डिवाइड करते जाओ या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते जाओ। याद है स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने एक बात सिखाई थी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर दो तरीके होते हैं। जैसे हमारे पास एक 100 रुपए का एसेट है, उसकी 10 साल लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, हर साल कितनी डिडक्शन आती जाएगी, जैसे 100 डिवाइड बाय 10, या तो ये कर लो, या एक साल गुजर गया अगले साल 90 बाय 9 कर दो, एज गुजर गया 80 बाय 8 कर दो, गुजर गया 70 बाय 7 कर दो, आंसर फिर भी 10 नहीं आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का तरीके दो होते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड कर दो या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते जाओ, हर बुक वैल्यू को उसकी बाकी की लाइफ पे डिवाइड करते जाओ, तब भी वही आंसर है। जो हमने 1 लाख का एक्चुअल सी वही है, तो वो तो 8 साल है। हाँ, वो 8 पे डिवाइड हो जाएगी, ये भी 8 पे डिवाइड होगा, लेकिन अगर 80 रुपया हो तो ये तो 10 के मेरे को, ये 100 को करना है तो 10 पे डिवाइड करते जाओगे, और 80 को डिवाइड करना है तो 8 पे डिवाइड। अच्छा, दोनों को अलग अलग करें दोनों को अलग अलग डेप्रिशिएट कर देंगे ना। और एंड पे एंड देखिए ऐड ऑप्शन, सपोज दैट ये ट्रक पड़ा हुआ है, इसकी लाइफ थी 10 साल, आपने एक नया एडिशन किया 10 रुपए का या 16 रुपए का कह लेते हैं, अब 2 साल गुजर चुके हैं, इसको 8 पे डिवाइड करेंगे, इसकी लाइफ कितनी आ जाएगी। अब इसके पास भी आपके पास दो तरीके हैं, या तो 10 पे डिवाइड करते जाओ, ठीक है, या उसकी इस दिन बुक वैल्यू ले लो और इसको भी फिर 8 पे डिवाइड कर दो, फिर भी कितना आएगा। मतलब जो ओरिजिनल एसेट है, स्ट्रेट लाइन मेथड के दो तरीके होते हैं हल करने के, या तो आप कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करते रहो बस, या फिर हर साल उसकी डेप्रिसिएशन निकालते जाओ, फिर लाइफ भी निकालते जाओ। 2 साल गुजर गए, 2 साल की डेप्रिसिएशन भी निकाल दो, 2 साल लाइफ भी निकाल दो, बाकी 80 बच गया बुक वैल्यू, 8 साल। ये तो स्ट्रेट लाइन का अपना तरीका है। सर, वो एक दफा रिड्यूसिंग बैलेंस में आपने बुक वैल्यू की बात बताई, कौन सी बात? ये जो आप 5 लाख और 50 लाख, नहीं, उसमें मैं ये कह रहा हूं कि जो ओरिजिनल एसेट है वो हमारा डेप्रिशिएट होता रहेगा जो जैसे हो रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ। जो हमने सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर किया है ना, वो किया कैपिटलाइज, उसको 100 रुपए किया, इसको डायरेक्ट इसके ऊपर रेट अप्लाई कर देंगे जो होगा, और उसको वैसे ही डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे जैसे ऐसे समझेंगे जैसे ये कंडीशन आ गया। मतलब अगर मैं इसको सम अप करूं, जब भी कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करो और वो शर्त पूरी कर रहा हो कि उसने कैपिटलाइज होना है, उसको एडिशन मान लो कि ये एक नया एसेट खरीदा है। नंबर 1, एंट्री भी वैसे पास करो, उसकी डेप्रिसिएशन भी वैसे लो। बस ख्याल रखना है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कि उसको डेप्रिसिएशन करते वक्त आपने ख्याल इस बात का रखना है कि अगर तो लाइफ चेंज हो गई है तो उसको नई लाइफ पे डिवाइड करना, लाइफ चेंज नहीं हुई है तो उसको रिमेनिंग, उसकी लाइफ रिमेनिंग लेनी है, बस बाकी सारी कहानी ठीक होगी बात। तो आपने एक तो ये 2 क्वेश्चन जो आपके जिम्मे लगाए हैं, 3 गए, 2 एक ये फुल स्पीड वाला है और एक 18वां सवाल था शायद 17वां, जो भी ये 2 सवाल आपने करके आने, हो सकता है आपसे ना भी हो लेकिन अपनी बेस्ट एफिशिएंसी से करके आ, ठीक है। फिर अगले सवाल देखते हैं। अच्छा, इस